बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बहुत ही एक अहम मौजू पे, जिस हवाले से सभी कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। ज़रा जब भी हम न्यूज़ चैनल कोई लगाते हैं या कोई अखबार देखते हैं या कोई 2-4 लोग मिलकर बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं सियासी तौर पे, तो सबसे पहले जो जिक्र होता है ये अपोजिशन की और हुकूमत के किसी न किसी रवैये के हवाले से हो रहा होता है। अगर आप हुकूमत के हामी हैं तो आप अपोजिशन को गलत कह रहे हैं, अपोजिशन के हामी हैं तो हुकूमत को गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ अवाम की हद तक नहीं हो रहा, ये हमारी अपोजिशन और हुकूमत नहीं किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन की जानिब से ये कुछ जितने भी पार्टीज हैं सब ने मिलकर एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक आगाज किया है और हुकूमत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं और हुकूमत की जानिब से उसी दिन शाम में या उसी के फौरी बाद जो है एक या दो शख्सियात वो इनका जवाब दे रही होती हैं कि नहीं, इन्होंने ये कहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है, जमहूरियत का हुस्न होता है ये अपोजिशन जब किसी चीज़ पे तनकीद करती है कि उसका मतलब ये होता है कि बेहतरी लाई जा सके और हुकूमत भी अपोजिशन की जो राय होती है उसको ज़रा खातिर में लेके आती है। मगर हमारे यहाँ पे जो मौसम नज़र आ रहा है, जो माहौल एक सरगर्म नज़र आ रहा है, सियासी माहौल, ये बड़ा एक तकलीफ दे है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं भी अवाम का उस तरह फायदा है। मौलाना साहब कल फतवा दे रहे थे, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो उन्हें कह रहे थे कि आप फतवा दें कि ये इनके लिए लाजिम हो गया सरकारी गोदामों पे अवामों का जो है ना वो हमला करना। और मौलाना साहब कह रहे हैं जनाब कि आप जहाद पे निकले हुए हैं और अगर आप यहाँ से वापस मुड़ेंगे तो आपके लिए आपको गुनाह होगा। ये एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है, क्या होना चाहिए इस पे, इसी वाले से बात करते हैं आज। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेहरबानी ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सबको सलाम। और सर शो में आपको वेलकम करते हैं। सर, इस वक्त मुल्क भर में जो एक सियासी माहौल है वो काफ़ी हमें गर्म दिखाई दे रहा है। कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है PDM जो है वो जलसे कर रही है, जुलूस निकाल रही है, रैलियाँ निकाल रही है और गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से भी कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो उनकी अपोजिशन के लिए कही जा रही है। वो उनको कुछ कहते हैं, वो उनको कुछ कहते हैं, आवाम की कोई बात नहीं करता। तो अभी PDM ने एक बार फिर जलसों का आगाज़ कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो ऐलान कर दिया है, तारीख बता दी है और कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड में लॉन्ग मार्च भी की जाएगी। तो इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या इससे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई हुकूमत गिरेगी? क्या क्या कहेंगे सर? ज़रा आपके सवाल में आधा जवाब भी मौजूद है। और माशाल्लाह हमारी, जैसे फ़हीम भाई ने कहा कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाने की सियासत अभी से नहीं और कई दहाइयों से सब ने आके एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। मैंने क्या करना है, मैं क्या हूँ, मैंने आवाम के लिए क्या देना है, वो कुछ नहीं है। ये कोई प्लान नहीं है, चोर सब है। ये मैं नहीं कहूँगा कि जी कोई फरिश्ता है। जहाँ पे जो भी हुकूमत करने आ रहा है उसका सिर्फ एजेंडा है कि लोगों को लूट मार करके इस मुल्क का खजाना लूट के अपनी तिजोरियाँ, हमने ज़मीनें जायदादें बनानी है। अभी जैसे मौजूदा हुकूमत PTI की फॉरेन फंडिंग का केस सामने आ गया, कल आपके सिंध के वज़ीर आला पे पी केस सामने आ गया, नेबर उनको भी तलब कर लिया। सबों ने मिलजुल के खाया पिया है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम शाम के आके, जैसे फ़हीम भाई भी कह रहे थे कि शाम को आके हमने तरदीद करनी हो। तरदीद भी जो होती है वो आके इस तरह बड़ी ढिठाई के साथ की जाती है, ऐसे मासूम बन के जैसे बड़े हम फरिश्ते हैं। और ये जो मौलाना साहब से लेके जितने भी हैं, इन्होंने जिस तरह से जो पार्टियां हैं, चाहे वो नून लीग है, पीस पार्टी है, सब ने जिस तरह इस मुल्क के अंदर जो कुछ किया है, आवाम की रिलीफ कोई भी काम इनका नज़र नहीं है। हमारी पाकिस्तान की हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लोकल गवर्नमेंट हो, बुनियादी हमारी जितनी भी इंसान की ज़रूरत है खाने की पीने की, वो
रिलीफ हमने कभी नहीं देना। साबका हुकूमत हो, वो आके साबका को आके गालियां देता है, वो कहता है जी वो चोर था, वो खा के लूट के चला गया, मैं बड़ा पछता हूँ। पता चलेगा जब वोट जब जाने लगता है, जो उसके ऊपर केस आते हैं, उससे बड़ा चोर निकल आता है। यहाँ से चोर क्या, वो डाकू मन के सामने आता है कि इसने तो बड़ा था लूटा, फिर भी वो दूसरे के आके इल्जाम कहेगा जी मैं तो बड़ा फरिश्ता था, मैं बड़ा मासूम था, मुझे दोबारा हुकूमत करने दें। आके मुख्तलिफ एजेंसियों को, इदारों को, फौज को आके वो आके गुनाहगार ठहराएगा कि जी सारे ये करप्ट हैं। जो लोग हमारी इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो अदलिया हमें रिलीफ देती है, फिर आके उन पे उंगली उठा के खड़े हो जाएंगे, बड़े एम्पायर बन के खड़े हो जाते हैं कि जी हम तो बड़े ये हैं, बड़े ईमानदार हैं। अपनी ईमानदारी उनकी तब नजर आएगी, अपनी उनकी फरिश्तागिरी तब नजर आएगी जब यहाँ पे हर चीज इंसान की बुनियादी सहूलतों की इंसान के पाँच तक हो। यहाँ तो पे क्या ये एक दूसरे को चोर कह के वोट लेने वाली सियासत जो है, ये तो मुनाफिकत वाली सियासत है। ये आप कह रहे हैं कई दहाइयों से चलती है, तो ये ऐसे चलती रहेगी या इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव आएगा? बाकी ममालिक किस तरह इसमें तब्दीली लेके आए? बड़ा खतरनाक सवाल क्या है, उसमें तब्दीली तब आएगी जब हमारी आवाम सोचेगी। हम तो एक वो पुराना एक किस्सा था, एक बादशाह होता था, उसने कहा कि मुख्तलिफ जो उसके मशीर होते थे कि जी लोग बड़े सुकून से आराम से ये शोर शराबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी इनके ऊपर टैक्स लगा दो, टैक्स लग गई, वो टैक्स लगने के बाद वो टैक्स बढ़ा दो, शोर कर दे, वो शोर नहीं करे थे। वो बड़ा एक लंबा किस्सा है, एक कहावत है। आखिर उन्होंने कहा जी वो इनको दरिया पे गुजरने का टैक्स लगा दो, वो भी टैक्स लगा दिया, उस पर भी लोग खुश है जी। उनको कहा जी जूते मार दो, उन्होंने कहा जी जूते मारो। फिर जूते मारने के बाद लोग आए जी लोगों की तादाद बढ़ा दो, जूते मारेंगे, हमारा टेम खराब होता है। हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर उस पर एतराज नहीं है कि हम सारी चीजें हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, टैक्स भी, जूते भी खा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, रास्ते पे मोबाइल भी छीनी जा रही है, गन पॉइंट पे डाका भी डाला रहा है, घर पे हम अपने परेशान बैठे कि घर पे कोई आके हमें चोरी करके ले जाएगा। उस पर हम रिलैक्स है। हमारी पुलिस और बाकी चीजें भी जिस तरह हमें लूट रही है इस कोरोना की वबा में, जो चीजों में हम रिलैक्स है। सिर्फ आके उस वक्त शोर करते जब हमारे घर से सब कुछ तबाह और बर्बाद होता है, उस वक्त कहते जी बड़े से बड़ा हमारा जुल्म हो गया। ठीक है, तो उस वक्त कोई हमारा सुनने वाला नहीं होता। तो देखिए अवाम तो जिस डायरेक्शन पे अंदर में तब्दीली लाने की जरूरत है। अवाम जिस डायरेक्शन पे चल रही है, इन अवाम को रास्ता यही हमारे सियासी रहनुमा ही दिखाते हैं। अभी अवाम को ये रास्ता दिखाया गया था कि हम करप्शन का खात्मा कर देंगे और तब्दीली आ जाएगी, मुल्क बदल जाएगा, नया पाकिस्तान। उससे पहले जो है वो दूसरा रास्ता दिखाते रहे। अगर दोबारा से इलेक्शन होंगे तब भी हमें नए रास्ते दिखाए जाएंगे। अवाम तो बेचारी बोली है, मासूम है, उन्हें जो रास्ता दिखाएंगे वो उस तरफ चल पड़ेंगे। एक ब्रेक है, जिस तरह हम एक ब्रेक की तरफ चल पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो जो कि सीनियर तजियाकार हैं। और आज हम उनसे पीडीएम और जो लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर, पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो क्या है, उसके बारे में बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फंडिंग की गई है, भारत और इजराइल ने पैसा दिया है, तो इसमें कितनी सदाकत है? जिस तरह से मौलाना फजल रहमान और मरियम साहबा बोल रही हैं कि जी हमारे हमसाए इंडिया और इसराइल ने पैसे दिए जी, बस उसका उस तरह से कोई प्रूफ अभी तक नहीं दे सके कि कोई मुल्क उसका इन्वॉल्व है, कोई मुल्क की हुकूमत इन्वॉल्व है। लोग तो इन्वॉल्व किसी भी मुल्क के हो सकते हैं जी। और हम एकदम किसी को और ख्वार करने के लिए एकदम इंडिया का नाम ले लेते हैं हर वक्त। इंडिया का कसूर हो या न हो, मगर हमने टोपी उनके ऊपर डाल देनी है, उनका नाम लेके उनकी वाह ज़्यादा जय ज़्यादा करने के चक्कर में ज़्यादा है, बगैर किसी साबिती के। यानी कि लोग ज्यादा गुस्से में आए, लोग गुस्से में आए, उनको गुस्सा दिलाएं कि जी ये इंडिया के एजेंट हैं। हमने किसी पे सर्टिफिकेट तरीके तो पाकिस्तान के हम लोग सियासतदान जितने भी हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, बड़े मास्टर है वो, चाहे हमारी पब्लिक हो, चाहे हमारे सियासतदान हुकूमत हो, कोई हमें पसंद नहीं है। अगर नापसंद की इजहार करना है तो हमने एकदम सर्टिफिकेट देना है काफर का, और दूसरा हमने सर्टिफिकेट देना है जी इंडिया का एजेंट, मारा जाए, बस मारा जाए। अब उसकी साबिती देना, सबूत देना, अभी तक उसमें ये इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इस हवाले से कोई ऐसी बड़ी कोई
पेशकदमी, ऐसा कोई सबूत दोनों मुल्कों के हवाले से कि उनकी हुकूमत इन्वॉल्व है, कोई नहीं दे सके। बाकी फॉरेन फंडिंग हुई है, उसके तो उन्हें पैसे सामने आ चुके हैं कि इलेक्शन से पहले PTI को पैसे मिले, उनके अकाउंट में मुख्तलिफ लोगों ने आए, और उसका इजहार तो इमरान खान तो अक्सर कहते रहते हैं कि हमें पूरी दुनिया पैसे देती है, मगर पूरी दुनिया पैसे देती तो बाकियों क्यों नहीं देती? ये एक बड़ा खतरनाक सवाल है कि सिर्फ इसको ही पैसे क्यों देते? सर वो तो कब से दे रहे हैं ना, शौकत खानम फॉलोइंग है, और जब शौकत खानम को जब बना रहे थे हॉस्पिटल, इमरान खान साहब चंदा लेने के बड़े एक्सपर्ट है शुरू से, वो उसके बड़े मास्टर है, वो चाहे शौकत खानम के नाम से ले, मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ इदारे वो एजुकेशन के बनाने के लिए उसके एक्सपर्ट है, चैंपियन है। अगर आप इसको ये कहें कि इमरान खान पे लोग एतमाद हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने लिए सिर्फ चवन्नी और अठन्नी जो है ना लेके जाया करते थे ना स्कूलों में, उन्होंने भी इमरान खान साहब पे ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें पता है कि कम से कम ये शख्स जो है ये हमारे पैसों के साथ धोखा नहीं करेंगे। लोगों का आज भी ये उनके साथ एक है, हाँ उनसे जो शिकायत हैं वो अलग हैं कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए, उन्हें अपने फैसले जो हैं वो करके वापस लेने पड़े, और कुछ वक्त पे फैसले नहीं लिए गए, जो कहा गया वो पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज वो महंगाई के हवाले से और दूसरी शिकायत हैं उन्हें। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। कौन बात कर रहे हैं? परवेज इकबाल बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी परवेज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? चला रहे दफ्तरा, मेरी उम्र भी 70 ईयर्स है और मेरी परचून की दुकान है। लोग जो है ना अब एक 20-20 रुपए के तेल खरीदने तक तो पहुँच गए हैं। अच्छा, के बच्चे खाना डाल के स्कूल में पढ़ते थे, अब वो मदारस के स्कूलों में तक पहुँच गए। इस हुकूमत की ये हालत हो गई, लेकिन जिनके तर्जमान आते हैं, ये हो गया, ये बिल हो गया, ये GST बन गई, ये नोटिस ले लिया। इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, जिसका भी कुछ होगा वो बड़ों का कुछ कोई ना होगा, ना कोई हाथ डालेगा। अच्छा, तो आपको पूरा यकीन है कुछ नहीं होगा? चोरी करे, गरीब चोरी 10 की करेगा, पुलिस पकड़ देगी। प्रोफेसर साहब, आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा? हाँ, आप देख रहे हैं फहीम साहब, सब कुछ जो हो रहा है, जो आपके सामने तजियाकारों को भी पता है सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े आदाल जो हुकूमत में बैठे उनका भी बहुत बड़े बड़े मच्छर मगर इनका हाथ है, और हर हुकूमतों में शामिल रहे हैं, ये नहीं कोई नहीं रहे हैं, उनको भी सब इल्म है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सही, आवाम इस वक्त बहुत दुखी है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, गरीब जो आवाम सबका जो पिस कर देगा। आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसी सवाल में बहुत बड़ा जवाब जो मैं बीच में देना चाह रहा था कि इस तरह के जो लोग मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो जाके वहाँ पे जॉब करते रहे, पैसे कमाए, अपने इदारे बनाए, उन्होंने इनको ज़्यादा पैसे दिए। उनका क्योंकि एतमाद यहाँ के साबका हुक्मरानों पे ख़त्म हो चुका था कि ये पाकिस्तानी हुक्मरान में लूटते हैं, इससे नारा मार दिया कि मैं इंसाफ करूँगा, सबको उल्टा लटका के मैं सूली पे सजा दिलवाऊंगा। उस पे ट्रस्ट करके उस बातों में आके लोगों ने फॉरेन की जितनी भी हमारे वो पाकिस्तानी से बाहर मुख्तलिफ कम्युनिटियों से पैसे लेके, चंदा लेके उन लोगों ने PTI को पैसे दिए हैं। ये फॉरेन फंडिंग इस तरह की साबित हो सकेगी। बाकी जो दूसरी बातें हो रही है तो वो नहीं होंगी। वो मायूस पाकिस्तान का यहाँ से निकला हुआ बंदा, उसने पैसे दिए और अब वो भी मायूस हो चुका है कि जी हमने तो गलत कर दिए, अपने पैसे ज़ाया किए। तो ये एक जुल्म जो भी आके नारा मारता है, फिर वो अपना U-turn मार के कहीं दूसरी तरफ निकल जाता है। मगर पाकिस्तानियों को मुसलसल पाकिस्तान की सियासत के थ्रू एक धोखा, फरेब और ख्वाब दिखाने की सियासत कर रहे हैं। और अभी हमें पाकिस्तानी लोगों को मायूसी से निकल के ये बात जैसे परे भाई ने कहा, मायूसी ये डेंजर है, ये मजीद मायूसी हमें और मौत की मुंह में धकेलती जाएगी। इस तरह मायूस रहेंगे तो यही हमें सियासतदान और हमें गले में फंदा डाल के लटका के हमें निचोड़ करेंगे, हमारा जूस बनाते क्या रहेंगे। करे? पहले जितनी भी सियासी जमातें आती रही, उन्हीं के बच्चे आते रहे और हम लोग वोट देते रहे। फिर इमरान खान साहब से एक उम्मीद थी कि अब तब्दीली आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है महंगाई की सूरत में। तो अब किस पे भरोसा करें? वही सियासी जमातें हैं, क्या फिर से उनको वोट दें? क्या करे अवाम? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक मच जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ के। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम PDM और लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले जब हम बात कर रहे थे, ज़ारा ने भी इसी जानिब इशारा किया कि
अवाम जो है वो क्या करे। अभी कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे, परवेज इकबाल साहब, वो भी बेहद परेशान थे और वो मायूस थे। उन्हें वो कह रहे थे कि हमें यकीन है कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ ये ऐसे चलते रहेंगे हालात। तो क्या वाकई इतने मुश्किल दौर में हम आ चुके हैं, इन मुश्किल हालात में फंस चुके हैं कि सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे कुछ भी नहीं होने वाला बेहतर? ये जो जिन सियासतदानों के पीछे लोग जाके खड़े हो रहे हैं, सर्दियों में जाके बाहर निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, कभी जलसों के लिए जा रहे हैं, या हुकूमत के साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान भी हैं, तो ये सिर्फ फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना? नहीं फहीम भाई, लोग वक्त भी ज़ाया नहीं कर रहे और सियासतदानों पे ट्रस्ट भी खत्म हो गया है लोगों का। इस तब्दीली सरकार ने लोगों को सिखा दिया है और समझा दिया है। अब ये जो आप पीडीएम की सूरत हाल देखिए कि अगर कल वो इलेक्शन कमीशन के बाहर गए तो लोग नहीं थे, बहुत कम लोग नहीं थे। तो इनके पास अब लोग नहीं जाते, अपने पार्टी वर्कर जाते हैं। अगर पीडीएम का जलसा है तो सारी पार्टियों के अपने वर्करों को गाड़ियां किराए पे करके वो लेके जाते हैं अपने ऑफिशियल ओहदेदारों को। पब्लिक कोई भी नहीं है, उसका जो ओहदेदार है वो अगर इस्लामाबाद में जलसा आप करें, वही आप लाड़काना से लेके दादू से पूरा पीस पार्टी अपनी गाड़ियां भर के जा रही है, उनके ओहदेदार जा रहे हैं। ऐसे ही सारे मदरसों से आपके मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग, हर मदरसे वो लोग गाड़ियां भर के उनके खर्च कर रहे हैं। अब इनके ऊपर फंडिंग कौन कर रहा है, इनको पैसे कौन दे रहा है, ये खुद भी इनको जवाब देना चाहिए। पब्लिक से आपका 1% भी बंदा इनको देखने तक भी नहीं जा रहा। वो टीवी पे इनका तमाशा देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, अखबार में पढ़ रहा है, अब उनका तमाशा जा नहीं रहा। पब्लिक बिल्कुल इनसे मायूस होकर अलग थलग होकर बैठ गई है। ये पेड लोग हैं सर, ये सारे पेड लोग, जो उनके वर्कर्स पेड भी नहीं है, उनके वर्कर ओहदेदारान जो इनके ओहदे बचाने के लिए हर जगह उसने पाचा है। जी मैं किसी तहसील से लेकर यूनियन काउंसिल का सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर हूँ, तो ओहदेदार लाजमी जा रहा है, मेंबर भी नहीं जा रहा। अब तो उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कि जी हाँ हमें क्या मिल रहा है। ओहदेदार सिर्फ इस चक्कर में जा रहा है कि मेरा ओहदा बचे। हर पार्टी जो जितनी पीडीएम की पार्टियां हैं, आपको जहां भी जाएं जितने भी लोग गिनेंगे उनका ओहदेदार मिलेगा। कोई वर्कर भी उनका मायूस हो चुका है। जो वोटर है, वोटर सिर्फ हर बार आता है वोट देने इसलिए कि मुझे कोई तब्दीली मेरे महल्ले में, गली महल्ले में सुकून, अमन, एजुकेशन, हेल्थ में, अगर किसी अस्पताल में जाऊं तो मुझे वहां जाके इमरजेंसी में कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मुझे अच्छे से ट्रीट करे। यहाँ फैसिलिटीज अच्छी मिले, मिले, यहाँ पे तो सब कुछ भी नहीं। उससे मायूस है। आवाम को अपनी बेहतरी के लिए सोच के अलग लोगों को फैलाना पड़ेगा, फिर किसी हम धोखे फरे में नहीं आने की जरूरत है। सही सही। जैसे मैं ये जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, ये हमेशा जमहूरियत की बात करती है और जमहूरी हुकूमतें भी पूरी अपना टाइम जो है वो गुजार चुकी हैं। तो अब ये एक जमहूरी हुकूमत से ही इस्तीफा मांग रही है, तो ये कहाँ की जमहूरियत है? क्या इनके लिए इनका इक़्तिदार में आना ही जमहूरियत है? बिल्कुल, क्योंकि अपनी आईनी मुद्दत तो पूरी की इन्होंने 5-5 साल। तो अभी एक जो वोट लेकर आई है जमात, एक सेलेक्ट किया गया है, उसको आवाम ने सेलेक्ट किया है, तो उससे क्यों मांग रही है? क्या रीजन? जबरदस्त बात की जरा आपने। हम सिर्फ अपने आप के लिए, जो मैं हूँ, जमहूरियत यही है। हाँ। जितनी भी पार्टियां नहीं, बस मैं जमहूरियत है, मुझसे ज्यादा जमहूरियत नहीं हो सकती। अब जैसे मरियम नवाज, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो यही कह लीजिए हमें जमहूरियत, मगर ये खुद नहीं कहते कि ये खुद आए तो वो कैसे आए। अगर वो कहते जी ये सिलेक्टेड है, वो क्या सिलेक्टेड नहीं थे? खुद वो अपना भी तो बता दें। सारे के सारे इसी तरह आते हैं, कोई सपोर्ट होती है, सपोर्ट के बगैर उसमें आवाम की सपोर्ट, इदारों की सपोर्ट, सिस्टम की सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट, सब चीजें शामिल होती हैं, उसके बगैर नामुमकिन है। अब आज इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इन सारी 11 जमातों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ पकड़ने और देखे, और उसके बाद जैसे ये अगर शोर कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद जाके बैठ रहे हैं, तो जी ये सारी आके पीटीआई के हुक्मरान सब आके कहते जी ये तो गलत है, ये गलत है। और जब खुद पीटीआई कंटेनर पे खड़े हुए वही लीडर खड़े होकर उस वक्त के नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म को गालियां भी दे रहे थे, सुना भी रहे थे, उस वक्त तो सब कुछ जमहूरियत है, वो बड़ी जमहूरियत थी। वो भी कहती थी ये जमहूरियत जो थी, इनको हटाई जी, मैं सबसे बड़ा चैंपियन आऊंगा, तब्दील आऊंगा, ये सब चोर हैं। जब इस पर इल्जाम लग रहा है चोरी का, जी ये चोर है, तो ये कहते नहीं जी मैं तो चोर नहीं, मेरा जैसा तो फरिश्ता है नहीं। इमरान खान अच्छा है, इससे नहीं मैं नहीं कहूँगा, खुद को इतना बड़ा चोर नहीं है, इतना बड़ा करप्शन उसकी सामने नहीं आ रही। उसके लोग भी अंदर जो बैठे हैं, सिस्टम है, तो एक उस तरह अपना जारी बातें काम चलाने के लिए उनको आगे इलेक्शन में भी खड़ा होना है, पैसे तो कमाना है, यहाँ की फितरत है सियासत की। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी वो रास्ते सिखाती है, कारनामे सिखाती है कि जी आपने जो माजी में पुराने मिनिस्टर ने इतने पैसे कमाए, उसका सेक्रेटरी उसके कान में कहता है कि अगर उसने 2 अरब कमाए तो आप 2 करोड़ कमा लो। जब वो 2 करोड़ कमाता है तो 2 करोड़ दूसरे दिन कमाने की आदत पड़ जाती है। वो कम से कम 1 अरब तो कमा लेगा, आधे पैसे तो कमाने की आदत उनको बनती है। जब वो इस्लामाबाद में रहते हैं तो तनख्वाह
छोटी सी तनख्वाह, छोटी सी गाड़ी से यहाँ जाके वो जाके इस्लामाबाद की जो उनकी लग्जरी सहूलियात हैं, उठना बैठना, वर्करों को खाना खिलाना, उसमें तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। फिर मजबूर ना के उनको चोरियां भी करनी पड़ती हैं, मुल्क के खजाने में डाके डालने पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम पीछे जाके जवाब देंगे। और बड़ी सियासत के अंदर एक चीज़ सियासतदानों को बड़ी अच्छी सिखाई जाती है कि जब जी आप इलेक्शन मांग जाएं दोबारा वोट के लिए, तो सर नीचे करके वो जो भी कहे आपने सुनना है, प्यार से तहमुल लें, मगर 5 साल के बाद आपने फिर सब कुछ सुनाना है जो आप चाहते हो। तो ये बड़ी सियासत की एक बड़ी क्लास होती है। तो ये वो उसके आदी हो चुके हैं। हम जितना भी इनको कहें, जितनी भी बात करें, मगर उनको कोई भी वो नहीं कहते हया शर्म की कोई चीज़ कम होती है। मगर बुरे सियासतदान भी हैं उसमें, अच्छे सियासतदान भी जो हैं, उन बेचारों को कोई मौका नहीं मिलता। वो मजबूरन अपनी अपनी पार्टियों के अंदर बैठे हुए, इसलिए कि अगर वो कहीं उधर उधर निकले तो फिर उनको कोई रास्ता नहीं देगा। उनकी जगह वो नहीं रहेगी, स्पेस खत्म हो अभी जाएगी। अगर पीटीआई के अंदर भी हुकूमत में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे शामिल है जो MNA MP बने हुए, कोई पीस पार्टी से निकला, कोई MKM से निकला, कोई नून लीग से निकला, मुख्तलिफ पार्टी से निकल के, क्योंकि उनको वहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो यहाँ पे उनको रास्ता मिल गया, वो MNA MP बन के कराची में देखे जो पीस पार्टी के MP तो माजी में यूसी काउंसिलर, उनका अपना अपना प्रोफाइल देख के उन्होंने हायर किया हुआ है कि जनाब ये इस्ते करते हैं, इनका जवाब देने के लिए हमें ये बंदा रख लिया। खैर जनाब, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत को क्या डायरेक्शन जो है वो अपनानी चाहिए और किस तरह आवाम के हक में जो है सारे फैसले उनके होने चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं PDM और लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल के हवाले से कि क्या इसका मुस्तकबिल है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब जो कि तजियाकार हैं, और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर आज हम बात कर रहे हैं PDM का मुस्तकबिल क्या है और जो आगे लॉन्ग मार्च का कहा जा रहा है कि फरवरी के एंड में फैसला होगा। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से PDM जो है जलसे कर रही है, जुलूस निकाल रही है, एहतजाज कर रही है, और हम देखते हैं कि वो PDM हुकूमत के खिलाफ बातें करती है और हुकूमत फिर उसका हुकूमत की तरफ से भी बयानात आते हैं। PDM ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सियासी बहू की लड़ाई वाले। हाँ बिल्कुल, और जो कि एक सियासी माहौल नहीं लगता, कुछ और ही लगने लगता है। सर क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा, थैंक यू वेरी मच, और फ़हीम को भी। मैं एक आपसे कहूँगा कि ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, आप उनकी तकरीरें सुने, जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं लोगों को, जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो अब तो टीवी के इश्तहारों में भी वो अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए। सो दैट मीन इट इज नॉट अ गुड साइन। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। अपकमिंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो कल की अगर मैं PDM का जो गेट टुगेदर था उसको मैं थोड़ा सा देखूँ या डिस्कस करूँ आपसे, तो एक तो इस्लामाबाद पिंडी के लोगों ने बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं लिया। सही, ठीक है। अच्छा, मैं खुद क्योंकि ट्रैवल कर रहा था इस GT रोड पे, यानी पेशावर रोड पे, और फिर साथ ही आगे मोटरवे की तरफ कुछ लोग आए हैं अपने साथ 100-200 गाड़ियां लेके। तो वही हुआ कि उन्होंने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया, उन्होंने लोगों को डिस्टर्ब किया। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे कहूँ कि अगर वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसके बाद AUI है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि कम से कम 20-25 हजार लोग तो वहां पर जमा हो जाएंगे। लेकिन एक तो वो भी नहीं कर सके। सो उनको मुश्किल तो एक लिहाज से आ रही है। अच्छा, एक और जो साइन मैं आपसे बताऊं जो अच्छा नहीं है कि भाई जो जितने भी इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन, आप यकीन मानिए पूरी दुनिया में आप चले जाएं, नॉट इवन अ सिंगल प्रोटेस्ट इस तरह का जो पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से हुआ हो, और इस प्रोटेस्ट के अंदर फिर जिस तरह की जुबान ये सारी पार्टीज इस्तेमाल करें, कोई एक मैं नाम नहीं दूंगा आपसे, इस दिस द वे कि आप मतलब अपने मुखालफिन को जो है वो मिलान करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि ये अपोजिशन के लोग हैं, PTI वाले भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर PTI के पास ऑलमोस्ट कुछ 2.25 साल, 3 साल का टाइम एक लिहाज से पड़ा हुआ है जी, 2.5 साल का, अगर इस दौरान में इनकी यही रवश रही, लोगों को उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड ना किया किसी तरीके से, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी।
सर इनके लिए- हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा सा कम है, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। प्रोग्राम का ये हिस्से का जो है ये हिस्सा अपने ख्ताम की तरफ आ रहा है। शॉर्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हुकूमत हर दफा ये कहती है कि ये NRO मांग रहे हैं, इनको ये कान खोल के सुन लें, NRO नहीं मिलेगा। ये क्या ये मामला क्या है, जरा थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट। NRO जो मांग रहे हैं सब मांग रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से रिलीफ मांग रहे हैं, एक दूसरे को रियायत मांग रहे हैं, अच्छा। एक दूसरे को सब फायदा देना चाहते हैं, कोई किसी को सजा नहीं दिलाना चाह रहा। सब एक दूसरे को जो ये NRO मांग रहे हैं, सब NRO भी मांग रहे हैं, सब अपनी रायतें भी मराहतें भी मांग रहे हैं और मराहतों की डील भी हो जाती है। तो PDM के जलसों में एतराफ करते हैं इस बात का कि हमने NRO मांगा। सर लेकिन वो तो मेरे ख्याल मुसलसल में यही एक कहते हैं कि NRO हम मांग के आगे बढ़ते, जो NRO देते हैं वो NRO अगर सबको नहीं दे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क तरक्की करेगा। हमने सिर्फ इनको जो मराहते देते हैं, जो हमारे इदारे इनको मराहते दिला देते हैं, जो हमारे इदारे इनको लेके आते हैं, अगर वो सिर्फ प्रॉपर तरीके से अपना काम करें, इदारे बन जाएं और अपनी पसंद और नापसंद छोड़ दें तो पाकिस्तान तरक्की की गामजन पे चल पड़ेगा। जो हमारे पास मायूसी है वो मायूसी का खात्मा हो जाएगा, हम तरक्की कर लेंगे। अगर हम लोग अपनी पसंद और नापसंद पे हुकूमतें बनाएंगे, हुकूमतें गिराएंगे तो फिर एक दूसरे को और खुद उन लोगों को भी NRO लेके मुल्क से भागना पड़ता है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आज हमने इस अहम मौजू पे बात की और यकीनन ये एक बड़ा एक हसास सा एक टॉपिक है। इस हवाले से हम सबको संजीदगी से अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले एक पाकिस्तानी शहरी की एक जिम्मेदारी है कि वो सियासी माहौल को बेहतर रखने के लिए और अपना सियासी किरदार बेहतरीन अदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात होगी, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, वक्त की अहमियत और कामयाबी के हवाले से। और फ़हीम, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि कामयाबी जो है उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो कि वक्त की कदर करते हैं और वक्त की अहमियत का उनको एहसास होता है और वो जानते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट के बगैर तो कामयाबी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से इसको सही रास्ते में यूटिलाइज करना है, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ैन गोपलानी साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। सुबह सुबह आपकी इतनी एनर्जी वाली आवाज सुन के ना हमारी भी जरा एनर्जी बेहतर हो गई। अच्छा, ज़ारा ने बिल्कुल कहा कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो वक्त की कदर करते हैं और ये कहा जाता है कि जो वक्त है वो एक दौलत है और दौलत का तकाजा ये है कि उसको जाया ना किया जाए। बिल्कुल, है ना। फिर ये भी कहते हैं कि हाथ से निकला हुआ वक्त और कमान से निकला हुआ तीर ये कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल, ये इतनी अहम चीज है और कुछ लोग तो इस जिंदगी को कहते हैं ये वक्त है, यही जिंदगी है, ठीक। तो इस तरह भी वो तशबीह देते हैं। तो इतने अहम मौजू पे हमारी अपनी कोई स्टडी और हमारी कोई सीरियसनेस जो है वो नजर मजमूई तौर पे उस तरह नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। और जितने भी कामयाब लोग हैं अगर उनकी जिंदगियों का मुआयना किया जाए और वो लोग जो कामयाब नहीं है उनकी जिंदगियों का मुआयना किया जाए तो कामयाब लोग वक्त की कदर करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो हम चाहते हैं कि हम खुद भी कामयाब हों, हमारे बच्चे भी कामयाब हों, मगर हम वक्त की कदर के हवाले से कोई खास काम नहीं किया। जरा इस पे जरा रोशन डालिएगा। बहुत सही कहा आपने कि वक्त की कदर जो होती है वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिव होती है बिटवीन somebody जो कामयाब है या जो नहीं है। हेनरी फोर्ड की बहुत प्यारी एक लाइन है, वो कहता है कि फर्क ये है कि वो वक्त जो हम जाया करते हैं टीवी देखने में या खाना खाने में या एक्स्ट्रा सोने में, उसी वक्त पे कामयाब लोग काम कर रहे होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कि वो अपने वक्त को किस तरह इस्तेमाल पे लाया जाता है। समझने की बात यह है कि लोगों का वक्त जाया हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आज संडे है और छुट्टी का दिन है, अब संडे का दिन तो घर पे रहने के लिए बनाया गया है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो संडे को दिन को भी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, घर के कामों के लिए सही मगर अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई पेंडिंग काम होते हैं, प्लम्बिंग के, बिजली के, कोई भी वो काम फिनिश करवाते हैं।
वो इसीलिए फिनिश करवा था कि आने वाले हफ्तों में तकलीफ ना हो। अगेन वो भी वक्त का सही तरह इस्तेमाल करना है ही है। अच्छा, फिर बहुत बात यह है कि बहुत सारे लोगों अपने मशगले फॉलो करते हैं जिनको दुनिया को लगता है कि वो वक्त जाया कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से वक्त जाया करना नहीं है। रोजाना जिम जाते हैं लोग, वॉक करते हैं, ये कितनी जिम और वॉक फिर भी लोग हेल्थ मानते हैं, बट जो लोग फॉर एग्जांपल गेम्स खेलते हैं, ओके सही है, ठीक है। अब हम ग्लैड के एक हफ्ता चले 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ये जो डिजिटल स्पोर्ट्स है उसको प्रॉपर ऑफिशियल स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बना दिया गया, ठीक है, जो गेमिंग स्पोर्ट्स होते हैं। एंड आई एम ग्लैड बिकॉज दुनिया में है ये स्पोर्ट्स। हाँ सही। वो सारे बॉयज एंड गर्ल्स जो मोबाइल पे गेम से मसरूफ होते थे, अब डिजिटल स्पोर्ट्स में पैसे कमाए जाते हैं और करियर बनते हैं अब डिजिटल स्पोर्ट्स में। वो लोगों की गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, यानी कि वो वक्त जाया नहीं होगा। अब वो वक्त जाया नहीं हो रहा ना, कहीं ना कहीं उनकी वो प्रैक्टिस थी। अगर याद हो यार, हमारे जमाने में काउंटर स्ट्राइक भी खेली जाती थी और फिर उसके टूर्नामेंट्स भी होते थे और उसके ग्लोबल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं अब तो, जिसपे लोग जो होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसके वालिदैन को लगेगा कि वो वक्त जाया कर रहे हैं, बट आपको नहीं मालूम कि वो अपना करियर बना रहे हैं उसके अंदर। फिलहाल सेम गोज विद बच्चे जो कि अर्ली एज में क्रिकेट या फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं और माँ बाप को गुस्सा आता है इस बात पे कि ये वक्त जाया करे, वक्त जाया करे। आपको क्या पता आप फ्यूचर का बाबर आजम बना रहे हैं, आपको क्या पता फ्यूचर का शेख अख्तर बना रहे हैं, आपको क्या पता। सही सही। बट अगेन इन चीजों को वक्त जाया करने से लिंक नहीं करना चाहिए, दैट्स माय नहीं करना पॉइंट है। और आजकल के जो बच्चे हैं या हमारी जो यूथ है वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, टैलेंटेड है, बहुत कुछ करने की उनमें लगन है, करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मेन मसला है वो ये है कि वो बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, वो फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कब करनी है। मेरे ख्याल है यही हमारी यूथ का जो है एक बड़ा मसला है। इस हवाले से कुछ बताइए। अच्छा ज़हरा, देखिए मुझे लगता है कि ये जो 13 से लेकर 19 साल की जो एज होती है, जो 6-7 साल का वक्फा होता है जी, ये वो टाइम होता है जब हमें हमारे बच्चों को, हमारे टीनेजर्स को, हमारे बहन भाइयों को सबसे ज्यादा मौका देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हर चीज एक्सपेरिमेंट करो। अगर बोलना अच्छा आता है तो डिबेटिंग करो, गाना अच्छा आता है तो स्कूल के टैलेंट कॉम्पिटिशन में जाओ, खेलना अच्छा आता है तो स्पोर्ट्स क्लब्स ज्वाइन करो। इस वक्त आप एक्सपेरिमेंट करने दें, क्योंकि इस वक्त वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या चीज बेहतरीन लगती है, क्या चीज को लेकर उनका पैशन आता है आगे जाके। और बहुत सारे हम देखते भी, अंडर 16 की टीम बनती है, अंडर 19 की टीम बनती है, यंग डिबेटर्स बनते हैं। मैंने डिबेटिंग स्टार्ट की थी जब मैं 15 साल का था, 15-16 साल का था, तब से मैंने डिबेटिंग स्टार्ट की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगेगी कि ये अपना प्रोफेशन बना लूंगा मैं अपना। और अगेन उस वक्त मुझे मेरे पेरेंट्स ने रोका नहीं किसी काम के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, करना डिबेट कॉम्पिटिशन, जाओ करो डिबेट्स, करना ये चीज करो। एंड अगेन ये चीज हमें हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को करने देनी है। फिलहाल पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। सर पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मगर इस वक्त पेरेंट्स भी एक अलग मुश्किल में फंसे हुए हैं। बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़े होकर टिकटॉकर बनना चाहता हूं मैं, ठीक है, और वो रोज मोबाइल पकड़ के निकल जाते हैं घर से बाहर छुट्टियों। तो वो वक्त जाया कर रहे हैं या वो कल को पैसे कमा रहे हैं वहां से, कमरा बंद करके वो बीगो पे और दूसरी एप्लीकेशंस पे 8-10 घंटे की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। क्या ये सही है? माँ बाप की समझ से बड़े फैसले हैं ये, इस पर जरा रहनुमाई करिएगा। इस वक्त बहुत से पेरेंट्स देख भी रहे हैं और एक वक्फा भी आ गया बीच में। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ नज़ारा रज़ा, और आज हम नहायत अहम मौजूद पर बात कर रहे हैं, वो वक्त की अहमियत। और वाकई इस बात को सभी तस्लीम करते हैं कि वक्त बहुत ही एक अहम चीज़ है, मगर इसकी अहमियत हमारे लिए उतनी शायद अमली तौर पर नज़र नहीं आती है जितना हम इस पर यकीन रखते हैं। तो आज इसी हवाले से बात कर रहे हैं। ज़ैन गोपलानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काबिल आदमी हैं। आप ज़रा रहनुमाई कर रहे हैं इस हवाले से। माँ बाप काफ़ी परेशान हैं, हम क्योंकि वक्फे से पहले जब बात कर रहे थे टिकटॉक के हवाले से, आपने कहा कि पेरेंट्स अक्सर रोक देते हैं बच्चों को, वो जो उनका शौक होता है, जो पैशन बनना होता है, जिससे कल को फायदा उठाना होता है, उस तरफ वो जा नहीं पाते। तो जिस तरह सोशल मीडिया से कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, अब 100 में से 500 में से 2 लोग जो हैं, बड़ी अच्छी ऐसी मिसालें सेट होती हैं। आप कहते हैं वाह यार देखो, कुछ भी नहीं करते, मोबाइल वो उस पे मोबाइल पे वीडियोस बनाते हैं और उनको 1-2 लाख रुपए महीने का आ जाता है। सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, और सारे 2-2 लाख नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही है। ज्यादा लोग वक्त जाया करते थे। आज मैं मॉडलिंग में आया तो मुझे कोई 10-12 लड़के थे हम लोग जो शुरू में स्टार्ट की मॉडल, उनमें सिर्फ मैं ही हूँ आज जो आज फील्ड पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं बेचारे जिनकी मोबाइलों वाली दुकान खोली हुई, किसी ने कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो ये जरा बड़ा मुश्किल फैसला होता है माँ बाप के लिए भी कि बच्चों को इजाजत देना। इस बारे में बताएं कि किस तरह सारी बातचीत बैलेंस की है यहाँ पे।
जो भी आप काम करते हैं अगर उसमें बैलेंस रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, चीजें बेहतरीन चलती है आपके लिए। आगे जाके आपको खुद समझ में आता है कि किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको नहीं देनी है। तो मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैं भी बचपन में खेला करता था, मगर मैं वाहियात क्रिकेटर था। मुझसे मैं दूसरी बॉलों में आउट हो जाया करता था और मैं बट्टा बॉलर था। अच्छा। ठीक है, ना बॉलिंग आती थी ना वो आती थी। कोशिश की विकेट कीपिंग कर लूं तो अच्छा क्रिकेटर नहीं था मैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज्यादा वक्त लगा के कोशिश नहीं करता कि मैं एक पाकिस्तान के लिए खेलूं, बिकॉज मैं नहीं खेल पाऊंगा, आई डू नॉट हैव द टैलेंट। ठीक है। वहां पे मैंने सिर्फ शौक मशगले के तौर पे उसको रख दिया। मैंने कहा सही है। स्पोर्ट्स मशगला है मेरा, अपने शौक के हिसाब से करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। ये चीजें आगे जाके अंदाजा हुआ, मगर शुरुआत में वालिदैन ने मुझे बैलेंस करने दिया। जहां मुझे 2 या 3 घंटे खेलने की इजाजत मिलती थी, वहीं मुझे 2-3 घंटे पढ़ना भी होता था अपार्ट फ्रॉम द स्कूल आवर्स। ओके। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। और इसी साल मैंने कहा 13 से 19 साल के वक्त में आप बच्चों को बैलेंस करना सिखाएं, क्योंकि ये बैलेंस इनको जिंदगी भर काम देगा। जब आगे जाके हम जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाते हैं, कई सारे लोग प्रोफेशनल लाइफ में अपनी फैमिली लाइफ को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाते, वक्त नहीं दे पाते। वक्त नहीं दे पाते ना, वही सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे लोग फैमिली लाइफ में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर जाते हैं। ऐसा ही है। प्रॉब्लम यहाँ यही है ना कि बैलेंस नहीं कर पा रहा, और ये बैलेंस बच्चों को सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, कि आप अपने जो वक्त की बातें देखिए, आपको 24 घंटे ही मिले हैं। इस 24 घंटों को किस तरह आप डिवाइड करते हैं और अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। जब भी वक्त की अहमियत की बात की जाती है फहीम, हमेशा ट्रेनिंग में हम यही बताते हैं कि वक्त को समझने के लिए प्रायोरिटी सेट करना इंपॉर्टेंट है। मेरी तरजीह क्या है आज के दिन? अगर आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना है तो ये आपकी तरजीह है। उसी तरह अगर आप जो है वो सही है और आपको सिर्फ रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना है, तो एक आध दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे रेगुलर हेल्थ चेकअप है। सही। तरजीहात क्या है, बच्चों को ये समझाएं। मतलब प्रायोरिटी सेट करने की प्रायोरिटी जरूरत सेट करने की इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी अगर एग्जाम्स के वीक हैं तो फिलहाल छोड़ दो ना गेम, फिलहाल छोड़ दो खेल, स्कोर कर लो अच्छा, फिर छुट्टियां फिर खेलते हैं ना सारी अच्छा सारी सर, बातें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जब, और बड़े भी, जो कि जब वक्त मतलब सर पे पड़ जाती है उस वक्त वो काम करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ जाएंगे, सर पे आ जाएंगे, उस वक्त वो परेशान हो जाएंगे। इसी तरह अगर ऑफिसेज में काम करने वाले हैं और उनको कोई प्रोजेक्ट दिया है और डेडलाइन जब सर पर आ जाएगी उस वक्त वो परेशान होते हैं और उससे पहले टालते रहते हैं कि अभी तो 5 दिन है, अभी तो हफ्ता है, अभी तो वक्त है। तो वो उनको क्या करना चाहिए? मेरा ऐसे लोगों से मैं इतना मिला हूं ना। अच्छा, मैं वो इंसान हूं कि अगर मुझे आप डेडलाइन, ऐसे आदमी के सामने बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा, मुझे अगर डेडलाइन 2 दिन की है तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि 1 दिन पहले सबमिट करूं, ताकि कुछ भी गलतियां हो पहले से मालूम पड़ जाए, तो कि मैं उसको फिक्स कर सकूं। जो भी मेरे साथ काम करता है वो जानता है कि मैं हमेशा डेडलाइन से पहले काम देता हूं और मैं अक्सर का डेडलाइन ज्यादा मांगता हूं। तो अगर मुझे मंडे तक का मैं जानता हूं मैं काम कर सकता हूं तो मैं वेडनेसडे तक की डेडलाइन मांगूंगा, ताकि अगर कुछ लेट हो जाऊं तो मेरे पास एक बफर टाइम हो। अच्छा, जो अपने कहा से लोग बहुत सारे जो कि एंड वक्त तक काम खींचते हैं, देखिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए आपको 6 दिन दिए गए कि 6 दिन में इसको सबमिट कर दें। 6 दिन किसी वजह से दिए गए ना आपको। इस 6 दिन में ये सोचा कि आपके पास और भी काम होगा, ये भी सोचा गया कि इस काम को करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको चीजें स्टडी करनी पड़ेगी और फिर आपको सबमिट करेंगे। आप एंड वक्त पे जागेंगे, गलतियां तो होगी ना। स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक बात टीचर्स अक्सर कहते हैं कि एंड वक्त पे ना पढ़ो, थ्रू आउट साल पढ़ते रहो, ताकि जब एंड में एग्जाम्स के वक्त से रिवाइज करना हो, रिवाइज करें, क्योंकि सबको चीजें मालूम होती है। और उन लोगों को आप देखते हैं कि उन लोगों का शायद हमेशा ए ग्रेड ना आए, मगर वो स्टेबल रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर बी ग्रेड है तो बी ही चल रहा होता है, वो बी से सी पे नहीं आ जाता या सी से डी पे नहीं आ जाता या आ जाती। क्यों? बिकॉज कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ये बहुत एक ज्यादा और सही। एलिमेंट है। ये टाइप नहीं होती है ये स्टूडेंट्स की। मेरा ख्याल है कि अलग अलग किस्म के स्टूडेंट होते हैं जो हर वक्त पढ़ते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ पेपर से पहले पढ़ते हैं, कुछ सिर्फ गैसेस के साथ जो है वो गैस लेते हैं और वो याद करते हैं और तब भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। डिपेंड्स। हाँ, तो ये मेरा ख्याल टाइप होती है। वो नहीं पढ़ सकते। वो स्टूडेंट जिन्होंने आखिरी दिन पढ़ते हैं उन्हें आप पूरा साल नहीं पढ़ा सकते, आप कुछ भी कर लें। नहीं, कोशिश करें, उनको आदत दिलाएं। देखिए हैबिट है, ये सारी की सारी हैबिट्स फिर वो हैं। आगे फ्यूचर में भी इसी हैबिट को कंटिन्यू बिल्कुल। करेंगे और उनको नुकसान बिल्कुल, ये होंगे। सारी हैबिट्स हैं। मैं जो ये कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, ये पूरे साल मुझसे पढ़ाई नहीं होती, आई गेस मुझे मेरी अपब्रिंगिंग के वक्त मेरी मदर ने बड़ा ये फोकस किया था कि मुझे और मेरी बहन को हमेशा से पूरे साल पढ़ाती थी वो। अच्छा, She used to ensure that, और वो हैबिट डेवलप करवाई थी हमें। हाँ। कि कुछ पॉइंट बाद जब अम्मी बिजी हो जाया करती थी किसी की तकरीब में या शादी में और हम जब नहीं पढ़ रहे होते थे तो खुद ये गिल्ट फैक्टर आता था अंदर से। सही है। अच्छा, आज के दौर में अगर बच्चों के, क्योंकि पेरेंट्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो बच्चों को
जो मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, ये भी अब देना पड़ता है। बिल्कुल। वो ग्राउंड गेम्स के अलावा ये आप स्क्रीन टाइम जो है ये भी बच्चों का होता है। यहाँ पे माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आजकल बच्चा रोता है तो वो किसी से चुप नहीं होता, वो मोबाइल लेके ही चुप होता है। वो बच्चा भी कोई आज की नस्ल का बच्चा है, वो इस आज के दौर का। तो बेबी सिटर सबसे बेहतरीन जो है वो टैब है, मोबाइल है। तो जरा इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। कॉलर आ गए, जरा कॉलर शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे जरूर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये प्रोग्राम तो खैर बहुत अच्छा है और ये बहुत ही विजडम वाला प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। मेरे कोलीग थे कॉलेज के, डॉक्टर हो गए, बल्कि माशाल्लाह। मेडिकल ऑफिसर हो गए। तो उनके बड़े भाई बहुत समझदार आदमी थे, तो वो कहते थे कि देखो, राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम ये कामयाबी की दलील है। और वाकई इसमें कोई शक नहीं। मैं और इसको, और दूसरी बात ये कि वक्त बचाने के लिए मेरे नाना बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनका एक कॉल है, कहते थे कि जो चीज जहां से उठाओ उसको वहीं रखो। बिल्कुल सही है, अच्छा है। मैं हाँ, तो ये जो है ना काम, मतलब वाकई बहुत टाइम बचाता है। हाँ, तो ये दो पॉइंट मैंने बिल्कुल गिरा बंद किया हुआ है। और मैं टीचर हूँ, मैं तमाम बच्चों को भी ये बताता हूँ कि जब साइंस टीचिंग में, जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराते हैं ना, तो बहुत सारे सामान होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। हाँ। तो अब यार उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि जो पढ़ा लिखा आदमी जिसने समझाना है उसको तो चीजें ढूंढने में लगेगा। जी तो हाँ। वक्त कहाँ है? कि जहाँ तो की चीजें वो वहीं पे रखें, आपका वक्त बचेगा, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी में एक टेंशन जो है ना वो आने वाली वो नहीं है। ख्याल आप सुनना चाहता हूँ एंकर साहब जो है, माशाल्लाह। ये सर थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। एक वक्फा आ गया। हाँ। वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ये आज के दौर के जो बच्चे हैं इनको मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ों से कितना दूर रखा जाए और कितना करीब रखा जाए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जैन गोपलानी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज हम इनसे टाइम मैनेजमेंट, वक्त की अहमियत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया का आजकल दौर है, इंटरनेट का दौर है, और बच्चों के हाथ में गैजेट्स मौजूद हैं, मोबाइल्स मौजूद हैं, टैब्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एक तरीके से उनकी ज़रूरत भी बन गया है। क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो अब बच्चे जो है इससे अब दूर नहीं हो रहे। जैसे क्लास हो रही है तो 7-7 घंटे 8-8 घंटे वो इस गैजेट को टाइम दे रहे हैं। तो माँ बाप की यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो किस तरह से टाइम जो है बच्चों का डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल भी ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें समझने की। एक तो इनिशियल ईयर्स में जब बच्चा छोटा होता है, आप वहाँ पे मोबाइल फ़ोन दूर रखें। सबसे पहला, अगर आपके घर में जो भी सुनने वाले लोग हैं, अगर आपके घर में कोई 1 साल से कम का बच्चा मौजूद है और आप उसको मोबाइल फोन दे रहे हैं, उसमें पोइट्री लगा हुए, पोएम्स लगा हुए, तो सबसे बड़ी गलती तो वहीं की है आपकी। अच्छा। क्योंकि हम सबने बचपन में हमें टॉयज मिले थे, कलरफुल टॉयज मिले थे जो रियल कलर्स थे। अब मिसाल के तौर पे जो अभी जो कलर हमारे सामने है, ये रियल कलर्स है। स्क्रीन में जो डायनामिक कलर आता है वो रियल नहीं है। यही प्रॉब्लम आती है जब आप किसी भी छोटे बच्चे को वो डायनामिक कलर्स दिखाते हैं तो उन्हें वो रियल कलर्स अच्छे नहीं लगते। ये नॉर्मल सेंस की बात है, ये समझने की बात है। एक तो सबसे पहले वो हो गया आप। दूसरा, अगर आपसे गलती हो गई है और आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है, व्हाटएवर, एंड आपने मोबाइल फोन दे दिया उसको, अब वो मोबाइल फोन से जान नहीं छुड़ाता या छुड़ाती, अब आपको कहना ये कि अब उसकी दूसरी हैबिट्स डेवलप करवाएं। उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज इज द अल्टीमेट की। फिजिकल एक्टिविटीज में उनको एंगेज करें और उन्हें वक्त दें। बच्चा क्यों मोबाइल फोन के साथ रहता है? बिकॉज वो उसको वक्त दे रहा होता है। वो जो बोलता है मोबाइल फोन कर रहा होता है। बोलता है पोइट्री देखनी है, पोइट्री देखनी है, कार्टून तो कार्टून, गेम्स तो गेम्स, मोबाइल फोन सुन रहा होता है, मोबाइल फोन उसका दोस्त बना हुआ है। सही है, आप दोस्त बने ना उसके। ठीक है, तो इसको इस तरह एंड करते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो खुद भी मोबाइल को इजाफी वक्त देने की बजाय वो वक्त अपने बच्चों को दें। वरना आप मोबाइल को देंगे, आप इस तरह सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे घर में आके भी लगे रहेंगे तो बच्चे भी उसी चीज की ही डिमांड करेंगे। आप आते हैं अब आखिरी, क्योंकि लम्हात हैं प्रोग्राम के, कुछ मिनट्स हैं।
कामयाब लोग जो हैं दुनिया भर में, जितना भी कामयाब लोग हैं, उनकी लाइफ को पूरा स्टडी किया जाता है कि आखिर इनकी वो ऐसी वो कौन सी आदत हैं जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, या जिन आदत की वजह से वो दुनिया में कामयाब लोगों में तस्वर हो रहे हैं जी। वो किसी भी शोबे के लोग हो सकते हैं। तो जितने भी कामयाब लोग हैं वो वक्त को किस तरह अहमियत देते हैं और किस तरह फैसले करते हैं, जरा इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये होती है किसी भी कामयाबी के लिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करने वाले हो, आप मीडिया इंडस्ट्री के हो, विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। विजन इंपॉर्टेंट है, ओके। आप करना क्या चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका अपना मकसद क्या है? क्या वो एक नंबर है, दैट कुड बी योर बैंक अकाउंट का एक अमाउंट, क्या वो एक नंबर ऑफ अवार्ड्स है, क्या वो एक नंबर ऑफ रीच है, क्या वो एक नंबर ऑफ ग्लोबल कंट्रीज है, वो क्या है आपका? पहले वो क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम करते क्यों है। ठीक है। जब आपका विजन क्लियर होगा ना, तो कई बार जब डिस्ट्रैक्शंस आती है तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको विजन मालूम मुझे जाना कहाँ है, वेयर डू आई रियली वांट टू गो। सेकंड चीज है प्लानिंग। देखिए बहुत ही सिंपल बात ये है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो डेफिनेटली आपने ये प्लान कर दिया कि आप फेल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सही है। ठीक है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत एक अच्छी चीज जो मैंने सीखी थी अपने एक उस्ताद से एक जमाने में, कि कैलेंडर जो होता है ना मोबाइल के, उसमें कैलेंडर हम लोग अपॉइंटमेंट्स डालते हैं सारे के सारे। उससे मुझे कहा कि सिर्फ काम के मत डालो, घर के भी डालो। किसी की शादी अटेंड करनी है ना, वो भी डालो। अच्छा। कहीं कुछ काम करना है ना, वो भी डालो। इसीलिए बिकॉज तुम्हें मालूम होगा तुम्हारा दिन कहाँ जा रहा है, तुम्हें अंदाजा होगा इस बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज के दिन मुझे ये शो अटेंड करना है, फिर 4 बजे मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है और बीच में मुझे 2-3 चीजें लेने जाना है मार्केट में, तीनों चीजें मेरे कैलेंडर पे आज पे डली हुई है मेरे पास। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको आप लिखें तो आप ज्यादा पाबंदी के साथ उसको करेंगे और अब बेहतर जो है ना मैनेज कर सकेंगे। बल्कि एक दफा मैं फजूल खर्ची के हवाले से पढ़ रहा था, तो उसके बारे में यह था कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं उसको लिख वो भी लें। लिखें। बिल्कुल। वो आप लिख लेंगे तो इन दी एंड आप पैसे बचा लेंगे। अच्छा मालूम है, ये आदत मैंने सीखी थी ट्रैवल के दौरान। जब अच्छा, हम ट्रैवल करते हैं तो यस बहुत अच्छी आदत है जो कि कि लिख लेना चाहिए लिख साथ। लें और चीजें महफूज कर लें। थैंक यू सो मच जैन गुपलानी साहब, आप तशरीफ लाए हैं और बड़ा एक अच्छा सेशन रहा। यकीनन हमारे साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों ने भी फायदा उठाया होगा। हमने तो टेलीविजन के इस पार फायदा उठाया आपकी